गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है अपन को, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है, तो दो तरह के कोलाइड्स हैं हमारे पास। पहला तो है लायोफिलिक और दूसरा कैसा है, लायोफोबिक। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, लायोफिलिक के लिए पहले बात करते हैं, दैट इज़ लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं दे आर जस्ट प्रिपेयर्ड बाय सिंपली मिक्सिंग। तो इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड्स जो होंगे आपके, उनमें क्या एक चीज़ मिलती है हमको कि लायोफिलिक कोलाइड्स की जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली एफिनेटेड होते हैं विद द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स। गॉट इट, दे आर स्ट्रांगली एफिनेटेड, तो उनको तो डायरेक्ट मिक्सिंग पे बन जाती हैं। सो दे प्रिपेयर बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। डायरेक्ट मिक्सिंग के थ्रू उनको प्रिपेयर किया जा सकता है, इनमें कोई इशू नहीं। लेकिन समस्या आती है लायोफोबिक कोलाइड्स की। लायोफोबिक कोलाइड्स की, लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्जन फेज पार्टिकल जो होते हैं, वो स्ट्रांगली एफिनेटेड नहीं होते। किसके प्रति? डिस्पर्जन मीडियम के प्रति, मतलब वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं। तो इनके बनाने के लिए हमें सम केमिकल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो वो जो केमिकल मेथड्स होंगे आपके, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो मेथड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। या तो हम यूज़ करते हैं कंडेंसेशन मेथड, या फिर हम यूज़ करते हैं डिस्पर्जन मेथड। ठीक है, या तो देखो होगा क्या, बेसिकली कंडेंसेशन का मतलब होता है जब बड़ा पार्टिकल को, छोटे छोटे पार्टिकल को आपस में किसी मेथड के थ्रू जोड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाएं जो कोलाइडल रेंज में हो। ठीक है, उसे बोलेंगे कंडेंसेशन मेथड से। इसमें भी फिजिकल और केमिकल मेथड्स आ जाएंगे। डिस्पर्जन मेथड में क्या होगा, एक बड़ा सस्पेंशन पार्टिकल लेंगे और उसको तोड़ के हम कोलाइडल पार्टिकल में बना देंगे। ठीक है, तो ये दो जनरली प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स को। याद रखना, लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं वो डायरेक्ट मिक्सिंग पे बन जाते हैं, बट लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं बन पाते, मीडियम के प्रति एफिनेटेड नहीं होते, इसलिए कंडेंसेशन मेथड और डिस्पर्जन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, लायोफोबिक कोलाइड्स पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो सी एंड लर्न वेरी मच। नो सी, सो लायोफोबिक कोलाइड्स में हम बात कर रहे थे, तो कंडेंसेशन मेथड पे हमारी बात आती है। तो कंडेंसेशन मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, चार मेथड हमारे पास, या तो सॉल्वेंट एक्सचेंज से कर सकते हैं, या फिर एक्सेसिव कूलिंग से कर सकते हैं, या फिर कंडेंसिंग वेपर से कर सकते हैं, या फिर डिसोसिएशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्वेंट एक्सचेंज में क्या करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर देंगे। तो पर्टिकुलर जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कई बार सोल्स बना देते हैं। ठीक है, इसका दो एग्जांपल दूंगा आपको। एक तो है जैसे रैपिडली एडिंग एल्कोहलिक सोल्ट। एल्कोहलिक सोल्ट को अगर सल्फर और फॉस्फोरस में अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा उस कंडीशंस में, तो आपके सल्फर एंड फॉस्फोरस के सोल्स प्रिपेयर होंगे। सल्फर एंड फॉस्फोरस सोल्स आर प्रिपेयर्ड देयर। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल और लिख सकते हो आप, दैट इज़ कि बेटा NaCl को है, अगर आप बेंजीन में मिलाते हो, NaCl को बेंजीन में मिलाते हो तो NaCl सोल मिलता है हमको। ठीक है, NaCl का सोल हमको मिल जाता है। तो ये भी इसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया। लेकिन एक बात याद रखना कि NaCl को अगर वाटर में मिला दोगे तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो कोलाइड की कैटेगरी में ही अगर बात करें तो आपको सॉल्वेंट एक्सचेंज करने से ही सब कुछ चेंज हो गया। सेकंड इज एक्सेसिव कूलिंग। अगर आप पार्टिकल्स को कूल करोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और कोलाइडल फॉर्म हो जाएंगे। द बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक्सेसिव कूलिंग करने पर, ठीक है, दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं और एक्सेसिव कूलिंग करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ आइज होती है इन द क्लोरोफॉर्म सॉल। तो क्लोरोफॉर्म सॉल के अंदर आइस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी एक मेथड है आपका। नेक्स्ट इज बाय कंडेंसिंग वेपर। वेपर्स को कंडेंस करते हैं, जैसे कि मेटल विद लो बॉइलिंग पॉइंट। मेटल विद लो बॉइलिंग पॉइंट कौन से हो जाते हैं बेटा, जैसे कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्करी हो गया, इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। तो इस तरह के मेटल्स को अगर आप लोगे और उसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो वेपर्स बनेंगे। उन वेपर्स को कलेक्ट कर लो इन द कोल्ड वाटर एंड देन सडनली कंडेंस। अगर उसको कंडेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल सोल मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज बाय डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के थ्रू कैसे करते हैं हम लोग कि मॉन्ड प्रोसेस आपने देखा होगा। दिस प्रोसेस इज जनरली कॉल्ड एज मॉन्ड प्रोसेस फॉर द निकल एक्सट्रैक्शन। निकल एक्सट्रैक्शन के लिए निकल कार्बोनिल्स लिए जाते हैं। इसको हम बोलेंगे निकल कार्बोनिल। ठीक है, CO इज़ नॉट कोबाल्ट, इज़ कार्बोनिल। ठीक है, CO कम। तो निकल कार्बोनिल्स को लेंगे बेंजीन के अंदर, ठीक, और स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो क्या होगा, जो कार्बोनिल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में आपका इवेपोरेट हो जाएगा और निकल सोल आपको मिल जाएगा बेंजीन में। वंस मोर अगर यही फिनोमेना आपने वाटर में किया होता तो वो सॉल्यूशन बन जाता। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो चार मेथड के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं कंडेंसेशन मेथड पे। अब हम बात करेंगे दैट इज
इसके दीज आर द फिजिकल मेथड्स, ठीक है, इनको हम फिजिकल मेथड्स में काउंट करते हैं। अब बात करेंगे कंडेंसेशन में ही केमिकल मेथड्स के थ्रू कि कौन कौन से केमिकल मेथड्स अप्लाइड किए जा सकते हैं। नो सही, कंडेंसेशन का सेकंड पार्ट है दैट इज केमिकल मेथड्स। 4 केमिकल मेथड्स हैं हमारे पास, चारों को डिस्कस करते हैं। नो सी बेटा, सो जो फर्स्ट मेथड आता है दैट इज डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन मेथड्स। जनरली जो डबल डिकम्पोजिशन मेथड होता है इट इज़ यूज फॉर द सल्फाइड सोल्स। तो ये बात याद रखना, इट इज़ यूज्ड फॉर सल्फाइड सोल्स। ये सल्फाइड सोल्स के पार्टिकल्स के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सल्फाइड सोल्स आर जनरली नेगेटिवली चार्जेस के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन से चार्जेस में क्लासीफाई किया जाता है इनको। तो देखो उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक H2S के साथ पास करवाते हैं तो क्या होगा उस केस में, आर्सेनिक सल्फाइड सोल बन जाता है आपका, सॉरी आर्सेनिक ऑक्साइड लीजिए। आर्सेनिक ऑक्साइड को अगर H2S के साथ पास करवाएंगे तो क्या बन जाता है आपका, आर्सेनिक सल्फाइड सोल प्लस वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं दैट इज कैडमियम ऑक्साइड को लेते हैं हम लोग। कैडमियम ऑक्साइड को अगर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू लाइक H2S गैस के साथ पास करवाते हैं तो जनरली क्या बनता है आपका, कैडमियम सल्फाइड सोल प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है बेटा। अब सेकेंड मेथड आता है दैट इज फॉर हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस मेथड। हाइड्रोलाइसिस के द्वारा कैसे करते हैं बेटा, याद रखना किस किस सोल को कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये बात याद रखें। जनरली हाइड्रोलाइसिस जो होता है वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ जनरली यूज फॉर मेटल हाइड्रोक्साइड सोल। ये मेटल हाइड्रोक्साइड सोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ना देखो इसमें करते क्या हम लोग, मेटल हाइड्रोक्साइड सोल बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं दैट इज़ FeCl3। पेप्टाइजेशन में पढ़ा था हम लोगों ने कि पेप्टाइजेशन के दौरान हम लोग FeCl3 लेते थे और FeCl3 के थ्रू ही आगे बात कर रहे थे, उसके अंदर वाटर डिसॉल्व करके हाइड्रोक्साइड बनाते थे। तो सेम मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। तो करते क्या हैं कि FeCl3 जो होता है वो ड्रॉप वाइज डाला जाता है किसमें, वाटर के अंदर, और आपके अपॉन हीटिंग या इसको बॉइलिंग कह दो, हीटिंग या बॉइलिंग करने पर क्या मिलेगा आपको, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, ठीक है। FeCl3 सोल मिलेगा प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। गॉट इट। नाउ थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन मेथड। देखो जब हम लोग ड्यूरिंग ग्रुप सेकंड एनालिसिस, जब हम लोग लैब टेस्ट करते हैं, ग्रुप सेकंड का हम लोग टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे H2S गैस पास करवाते हैं, ठीक है। तो H2S गैस पास करवाते हैं तो कई बार क्या होता है, वाइट टर्बिडिटी आती है आपकी, ठीक है। तो वो वाइट टर्बिडिटी जो होती है बेसिकली सेकंड स्टेप में, देखो सेकंड ग्रुप के अंदर और फोर्थ ग्रुप के अंदर H2S गैस पास करवाई जाती है। तो जनरली सेकंड ग्रुप के एनालिसिस में, ड्यूरिंग सेकंड ग्रुप एनालिटिकल एनालिसिस passage of H2S sometime brings a white turbidity। बता सकते हो किसकी होती है? This white turbidity is generally of sulfur सोल, ठीक है। तो वाइट टर्बिडिटी इज ऑफ कोलाइडल सल्फर। ये बात याद रखना कि कोलाइडल सल्फर की वाइट टर्बिडिटी आती है ड्यूरिंग ग्रुप सेकंड एस्टिमेशन, ठीक है। तो वहाँ पर देखो करते हैं कि हम लोग H2S गैस पास करवाएंगे तो वो ऑक्सीडेशन करवा देता है, ठीक है, और वो इसको तोड़ देगा किसमें, ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फ़र को इनटू द सल्फ़र सोल। नाउ आप ये भी कह सकते हो कि वाटर पे अगर SO2, अनदर एग्जांपल है इसका, कि वाटर पे अगर SO2 पास करवाते हैं, ठीक
ठीक है। SO2 गैस यहाँ पे होगी जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी, बट खुद ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी, बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो ये ऑक्सीडेशन फिनोमेना जाएगा और वंस अगेन वाटर प्लस सल्फर सोल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जनरली हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो करवाते हैं वो किसके लिए होगा, जनरली फॉर नॉन मेटल सोल्स ये करवाया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन मेटल सोल्स लाइक सल्फर सोल्स, फॉस्फरस सोल्स, इनके लिए यूज़ करते हैं। नाउ द लास्ट मेथड इज दैट इज रिडक्शन मेथड आता है आपका। तो बेटा देखिए रिडक्शन में क्या होगा, डी इज रिडक्शन जो होता है वो मेटल सोल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जनरली। इट इज जनरली यूज फॉर मेटल सोल्स ऑफ लाइक गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, ठीक है, एक्सेट्रा, इनके सोल्स बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आप लेते हो गोल्ड क्लोराइड लेके चलते हो और इसको एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक SnCl2 के साथ ट्रीट करवाते हो, तो क्या होगा बेटा इस केस में, जो टिन है वो इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से मिलेगा आपको, SnCl4 बन गया प्लस इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे को इसने रिड्यूस करवा दिया, गोल्ड का सोल आपको मिल गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप गोल्ड क्लोराइड को किसी और रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू करवाते हो लाइक हाइड्रोजीन, NH2 इज ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हाइड्रोजीन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके आप देखोगे तो वहाँ पता लग जाएगा आपको। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स में आएगा। तो AuCl3 जो होगा वो क्या बना देगा आपका इस केस में, फिर से यहाँ पे बन जाएगा गोल्ड सोल तो बनेगा प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, प्लस बच क्या गया आपके पास, दैट इज HCl विल रिमूव आउट। सो दीज आर द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड्स में हमने कंडेंसेशन मेथड अभी तक कंप्लीट किया है, अब आएंगे इसका डिस्पर्शन मेथड्स। ठीक है, कंडेंसेशन मेथड में सिंपल रिएक्शंस हैं वो आपको याद रखनी होगी, किसके लिए क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे डबल डिकम्पोजिशन मेथड था वो किसके लिए था आपका, सल्फाइड सोल के लिए था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया हाइड्रोलाइसिस मेथड जनरली किसके लिए होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड सोल्स के लिए होता है, लाइक फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज सोल होता है, ध्यान रखना, क्योंकि अब्जॉर्व करता है Fe3 पॉजिटिव आइंस को। ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड में हम लोग देखते हैं जनरली ये नॉन मेटल सोल्स होते हैं लाइक फॉस्फरस या सल्फर के सोल्स को बनाने के लिए। एंड द रिडक्शन मेथड जनरली फॉर मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इनके सोल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं दैट इज डिस्पर्जन मेथड की। डिस्पर्जन मेथड किस तरह से करवाते हैं, नाउ डिस्पर्शन का एक सिंपल सा फंडा होता है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को तोड़ के, सस्पेंशन को तोड़ के कोलाइडल रेंज में ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। तो यहाँ पे आएगा सेकेंड प्रोसेस, दैट इज वी कॉल्ड एज डिस्पर्शन मेथड। ठीक है, डिस्पर्शन मेथड। तो क्या करेंगे डिस्पर्शन मेथड में हम लोग सस्पेंशन पार्टिकल को किसी प्रोसेस के थ्रू तोड़ के इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कोलाइडल फॉर्म में कर देंगे। ठीक, कंडेंसेशन में जस्ट रिवर्स था, छोटे छोटे पार्टिकल जो कोलाइडल रेंज में नहीं थे उनको आपस में एग्रीगेट करवाए किसी भी केमिकल मेथड या फिजिकल मेथड के थ्रू और उनको बना दिया हम लोगों ने किसमें, दैट इज कोलाइडल फॉर्म में। गॉट इट? नाउ सी, देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट आता है दैट इज कोलाइडल मिल मतलब चक्की। ठीक है, जो जैसे चक्की काम करती है वैसे ही हम इसमें करेंगे, सस्पेंशन डालेंगे और उसको पीसेंगे हाई रोटेशन प्लेट्स के थ्रू। हाई रोटेशन मतलब इसकी रेवोल्यूशन के थ्रू अराउंड 7000 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से अगर अपोजिट प्लेट्स को मूव करवाएंगे तो फिर क्या होगा, उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। तो पहले देखिए इसमें करते कैसे हम लोग, इसमें देखो बेटा क्या करते हैं, दो मेटेलिक व्हील्स लेते हैं। ठीक है, दो मेटेलिक स्टील के बने हुए आप क्या करोगे, इसमें व्हील्स लोगे। ठीक है, एक तो जुड़ जाएगा इस तरह से, अपोजिट डायरेक्शंस में जोड़ना है हमको उसको। नाउ दिस, नाउ सी, यहाँ से डालते हैं सस्पेंशन, इसमें क्या आएगा, सस्पेंशन आएगा। और ये जो मेटेलिक व्हील्स हैं, ये जो मेटेलिक व्हील्स बोलो या मेटेलिक प्लेट्स बोलो, स्टील की बनी हुई होती है, तो इनमें जब रोटेशन करवाएंगे, एक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और दूसरे को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो जो भी सस्पेंशन आएगा इसके अंदर से क्या होगा, फिर वो सस्पेंशन पर्टिकुलरली कोलाइडल फॉर्म में बाहर निकलेगा आपका। तो सस्पेंशन डाला हमने, यहाँ तक डाला,
और वो सस्पेंशन इसमें से आता हुआ यहाँ पे जाएगा और वो कोलाइडल रेंज के अंदर बाहर आ जाएगा। और इन जो मेटालिक प्लेट्स का जो रोटेशन रखा जाता है वो हाई रोटेशन पर रखा जाता है। तो यह ध्यान रखना कि ये जो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं दैट इज़ द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, इसको मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मतलब आप इसको हाथों से भी कर सकते हो, बट इतने ज़्यादा रोटेशन आपको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किया होगा। तो इन बेसिकली इसमें करते क्या है, इन दिस मेथड बिगर पार्टिकल लाइक सस्पेंशन आर ब्रोकन डाउन इनटू द कोलाइडल फॉर्म्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 स्टील डिस्क होंगी, दीज आर द स्टील डिस्क। ठीक है, जो रोटेट होती हैं 7000 रोटेशन पर मिनट अप्रॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी सस्पेंशन आएगा वो कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जनरली हम किसको प्रिपेयर करते हैं, लाइक ब्लैक इंक, पेंट हो गया, वार्निश हो गया, डाइज हो गए, इनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाय दिस मेथड। नाउ द सेकंड मेथड जो आता है दैट इज ब्रैडीज आर्क मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। नाउ सी ब्रैडीज आर्क मेथड, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। देखो इसमें होगा क्या, ब्रैडीज नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रैडीज साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको प्रिपेयर किया था। इट इज़ जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर सोल्स। मतलब इकोनॉमिकली मेटल्स होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है इन वाटर, जनरली कोल्ड वाटर लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखो प्रोसेस कैसे करवाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसमें एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर को पूरी तरह से आइस के थ्रू कवर कर देते हैं, जैसे आधा आइस पार्टिकल्स। कोल्ड इन्वायरमेंट रखा जाएगा। कोल्ड इन्वायरमेंट क्यों रखेंगे उसका रीज़न अभी समझा दूंगा आपको। इन दिस मैनर हम लोग आइस क्यूब्स इसमें डालते हैं और अंदर की तरफ इसमें क्या करेंगे, कोल्ड वाटर लिया जाता है। ठीक है, दीस आर द आइस क्यूब्स जो इसके सराउंडेड रहेंगे कंटेनर के। सेकेंड थिंग, इसमें अंदर क्या लिया जाएगा, दैट इज कोल्ड वाटर, दैट इज द कोल्ड वाटर। अब देखिए बेटा क्या होगा, इसमें 2 मेटेलिक रॉड्स ली जाती हैं। जैसे गोल्ड सोल बनाना है तो गोल्ड्स की रॉड ले ली आपने और इसको आर्क शेप में रखा जाता है। ठीक है, आर्क शेप में क्यों रखेंगे, ताकि इसमें आपका स्पार्क प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इनके बीच में जो आर्क शेप रखा हुआ है इसकी वजह से इनमें क्या होगा, स्पार्क होगा। तो ये मेटल जो थे, जो गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स थे, उनमें स्पार्क होने की वजह से क्या होगा, वो सस्पेंशन से कोलाइडल फॉर्म में आ जाएंगे, पार्टिकल्स टूट जाएंगे, टूट के वो वाटर में आ जाएंगे। अब होगा क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है, इस वजह से इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एवोपरेट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम सारा कुछ कोल्ड इन्वायरमेंट रखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जिस तरह से कोल्ड इन्वायरमेंट रखेंगे तो जो स्पार्क प्रोड्यूस होगा आपका, उस स्पार्क के थ्रू क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, उस स्पार्क के थ्रू क्या होगा, जो गोल्ड के सोल्स होंगे, जैसे ये गोल्ड सोल है मेरे पास, वो गोल्ड सोल नीचे कंडेंस हो जाएंगे। ऑलराइट, एक और चीज़ याद रखना कि आपने अगर कोल्ड वाटर की जगह पे यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया तो इट्स नॉट सुटेबल फॉर द दिस मेथड। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि इट इज़ जनरली नॉट सुटेबल, this process is not suitable when organic solvent is taken as medium। अगर आपने मीडियम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह ले लिया तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो खास ध्यान रखना इस पर। सेकेंड थिंग, क्या आप बता सकते हो कि ये डिस्पर्शन मेथड है कि कंडेंसेशन मेथड है, तो दरअसल हम यहाँ पे बोलेंगे कि दरअसल दोनों चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि पार्टिकल्स टूटा है और उसके बाद कंडेंस हुआ है, तो यहाँ पर इन दिस बोथ डिस्पर्शन एंड कंडेंसेशन अकर। तो यहाँ पे याद रखना, in this method, in this both condensation and dispersion occur। ठीक है, the best example is that is purple of Cassius। हाँ जी बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज पर्पल ऑफ कैशियस, इट इज नोन एज गोल्ड सोल इन वाटर। अगर गोल्ड सोल को आप वाटर में लेके चलते हो तो जो सोल हमको मिलता है इन वाटर दैट इज कॉल्ड एज पर्पल ऑफ कैसियस। याद रखना, एम्स में आ चुका है 2 बार। तो प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पूरी तरह से कोल्ड इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, इसको हाई वोल्टेज करंट से पास करवाएंगे। जैसे करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा तो स्पार्क आएगा, क्योंकि इसको आर्क शेप में रखते हैं हम लोग, तो स्पार्क आपका प्रोड्यूस होगा। ड्यू टू दिस पार्टिकल्स कोलाइडल फॉर्म में आ जाएंगे, जो गोल्ड पार्टिकल्स होंगे वो आपके कोलाइडल फॉर्म में आ जाएंगे।
कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से वो एवापोरेट नहीं होगा, फ्यूम्स बाहर नहीं निकलेंगे, इसकी वजह से कंडेंस हो जाएगा और एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं लेंगे, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट लेके चलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये आपका सोल मिलेगा। अगर आपने कोई और सोल ले लिया, ऑर्गेनिक सोल ले लिया, तो वहाँ पे पेप्टाइजेशन पीपीटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका फिर से सस्पेंशन ही देगा आपको। सेकेंड थिंग, यहाँ पर दोनों चीज़ें कंडेंसेशन डिस्पर्शन बोथ होंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल इज पर्पल ऑफ कैशियस। पर्पल ऑफ कैशियस इज गोल्ड सोल्ड इन वाटर। रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन मेथड। ठीक, पेप्टाइजेशन। नाउ सी बेटा, नेक्स्ट मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज सी पेप्टाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर पेप्टाइजेशन मेथड। नो सी, इसमें क्या होता है? पेप्टाइजेशन मेथड के अंदर हम बोलते हैं दैट इज कन्वर्टिंग द फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी इनटू द कोलाइडल फॉर्म बाय एडिंग अ सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो कन्वर्टिंग द प्रेसिपिटेट और सस्पेंशन, ठीक है, या फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट बोल सकते हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate into colloids या colloidal form by the action of suitable electrolyte। ठीक है, इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। ये होगी पेप्टाइजेशन की डेफिनेशन। जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है वी कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट। सो याद रखना, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट, उसे हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। सेकेंड थिंग, रीज़न क्या होता है इसके पीछे कि ये जो पीपीटी बनी थी वो क्यों कन्वर्ट हो गई। देखो बेटा, एक बात ध्यान से समझना, जैसे कि हमने लिया FeCl3 के पार्टिकल्स, ये मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल लिया। अब आपको पता है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल हमने कैसे बनाया था, याद करो थोड़ा सा। फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो हमने प्रिपेयर किया था, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस मेथड, है ना। तो हाइड्रोलाइसिस मेथड में हमने क्या किया था, हाइड्रोलाइसिस मेथड के अंदर हम लोगों ने FeCl3 को वाटर में डिसोशिएट किया था, उसमें कंबाइन किया था। देखो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। FeCl3 को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करवाते हो अपॉन हीटिंग, तो ये क्या बन जाता था, FeOH होल थ्राइस बन जाता था, प्लस HCl बचा रह गया था। तो ये जो बनते हैं, अगर कंटेनर में लेके चलोगे, इसको ड्रॉप वाइज डालते हैं वाटर के अंदर, तो होगा क्या कि ड्रॉप वाइज जैसे इसमें डालेंगे तो FeOH होल थ्राइस बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड इकट्ठे होकर पीपीटी फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से बात करते हैं, तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड पीपीटी है, तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है। हम बोल सकते हैं दैट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी ऑफ FeOH होल थ्राइस, ठीक है। अब देखो, कोलाइडल पार्टिकल की एक खास बात होती है क्या, कि जैसे हम कोलाइडल पार्टिकल की बात करते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं कॉमन आयंस को फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला जाता है ना, पेप्टाइजिंग एजेंट, वो होता है FeCl3। तो FeCl3 से क्या करेगा, ये जो कोलाइडल पार्टिकल, ये जो पीपीटी पार्टिकल्स थे, ये जो आपस में जुड़ गए थे, ये जुड़े क्यों थे, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रलाइज थे, इसलिए आपस में कंबाइन होकर एग्रीगेट हो गए। अब अगर किसी तरह से इन पे कॉमन चार्ज अराइज हो जाए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कोलाइडल फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो FeCl3 जैसे इसमें मिलाएंगे तो Fe+3 आयंस को ये एब्जॉर्व करेंगे और अपने पार्टिकल्स के ऊपर आ जाएंगे। तो Fe+3 चार्ज इस तरह से एब्जॉर्व करते हैं। दिस इज अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ द चार्ज अपॉन द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो Fe+3 चार्ज इन पर आ गया। अब अगर कॉमन चार्जेस आ गए हैं, पॉजिटिव चार्ज इस पे थे, पॉजिटिव चार्ज सब जगह सराउंड हो गए, तो ये आपस में रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करने के बाद क्या बन गया, FeOH होल थ्राइस सोल में कन्वर्ट हो गया। तो व्हाट इज़ द रीज़न बेसिक, तो कॉज क्या है इसका पेप्टाइजेशन का, अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द कॉज, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ किसका, कॉमन आयन,
of the common ion from the electrolyte on the surface। ठीक है। सो पेप्टाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक ये है कि पीपीटी को कन्वर्ट करना होता है इनटू द कोलाइडल पार्टिकल, लेकिन अपने आप नहीं होता, इट इज़ ओनली ड्यू टू द बाय एडिंग अ सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो हमने FeCl3 की बात की थी, FeCl3 को वाटर में मिलाया था तो हमें एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी मिली थी, दैट इज़ ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। अब इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया, इसमें मिला दिया मैंने FeCl3 जो कि किसका काम कर रहा है, पेप्टाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो जैसे फेरिक क्लोराइड इसमें मिलाया जाएगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो पार्टिकल्स थे वो कॉमन आइन को एब्जॉर्व करोगे, तो ये टूट जाएगा बेटा Fe3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो जो कॉमन आइन है इसके, वो कॉमन आइन इसके सरफेस के द्वारा एब्जॉर्व होगा और एब्जॉर्व होकर अपने चारों तरफ सराउंडेड हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा तो हर एक पार्टिकल कोलाइडल फॉर्म में आ गया। गॉट इट, दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। सेकंड थिंग, कॉज ज़रूर लिखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, आप एग्जाम में आता क्वेश्चन तो डेफिनेशन के बाद में, डायग्राम के बाद में कॉज ज़रूर लिखना। व्हाट इज द बेसिकली कॉज इज, इट इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कॉमन आइन, ठीक है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब पेप्टाइजिंग एजेंट से कॉमन आइन को एब्जॉर्व करता है ऑन इट सरफेस। एक और चीज़ कि बेटा जब ये चार्ज के फॉर्म में हम लिखते हैं तो इसको देखो, लिखने का तरीका होता है कि आप इसको इस तरह से लिखते हो FeOH होल थ्राइस, मतलब ये तो हो गया आपका वो कोलाइड, और इसने कौन सा चार्ज एब्जॉर्व किया है वो उसके यहाँ पे लिख देते हैं स्लैश करके, तो ये बन गया आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। ठीक है, विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों था, क्योंकि इसने एब्जॉर्व किया था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पे फ्रॉम द पेप्टाइजिंग एजेंट। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन। अब हम बात करेंगे इसके प्यूरिफिकेशन की। प्यूरिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ नोट डालते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस पे जनरली पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि पहला आता है एक्वाडैग। व्हाट इज एक्वाडैग? एक्वाडैग बेटा हम किसे कहते हैं? एक्वाडैग इज जनरली द कोलाइडल सोल ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर। सो कोलाइडल सोल ऑफ ग्रेफाइट, अगर ग्रेफाइट के सोल को इन वाटर में बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्वाडैग कहते हैं। दूसरा आता है आपका दैट इज ऑयल डैग। ऑयल डैग किसे कहेंगे हम लोग? तो याद रखना बेटा, कोलाइडल सोल ऑफ ग्रेफाइट को ही अगर हम ऑयल में बनाएंगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑयल डैग। कोलाइडल सोल ऑफ ग्रेफाइट इन ऑयल। राइट, नेक्स्ट थर्ड टर्म आती है फायर फोम। फायर फोम किसे कहते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है, एलम के अंदर हम लोग मिलाते हैं CO2 फ्रोथ को, ठीक है, तो CO2 फ्रोथ, फ्रोथ मतलब झाग, बाय मिक्सिंग टू थिंग्स, वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एलम। ठीक है, एलम के ऊपर बात याद रखना, एलम जितने भी होते हैं एलम्स, तो उनमें एक खास चीज़ होती है कि मेटल जो होता है, मेटल बाइसल्फाइड सॉल्ट्स होते हैं, तो मेटल सल्फेट होगा डॉट एक मेटल +3 के फॉर्म में रहेगा, सल्फेट ही बनेगा डॉट 24H2O। इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं एलम्स, जिसको हम फिटकरी भी कहते हैं। जैसे कि पोटैश एलम आ गया, तो पोटैश एलम में क्या होता है, दैट इज K2SO4 डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो पोटैश एलम में पोटेशियम आ जाता है, दूसरा इसमें आ जाता है दैट इज Fe+3, तो FeSO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटैश एलम। तो जितने भी पोटैश एलम होंगे, पोटैश एलम या कोई भी एलम होंगे, उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट जरूर मिलेगा आपको, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। मेटल 1:3 के रेशियो में जुड़ेगा, डाइसल्फेट होंगे और डॉट 24H2O पार्टिकल्स होंगे, दिस इज कॉल्ड एज एलम। ठीक है, एलम जनरली प्यूरिफिकेशन वाटर में काम करेंगे, तो वो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, इसको हम लोग फायर फोम्स को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में बात करते हैं, जैसे कि ग्लू और डेक्स्ट्रीन। ग्लू और डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रीन एक पॉलीमर है, डेक्सट्रोज से बना है, जो कि फर्स्ट पॉलीमर था जो बनाया गया था। ठीक है, जो कि नेचुरल पॉलीमर था, आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर था फर्स्ट, दैट इज डेक्सट्रोज, तो उससे आया था। ग्लू और डेक्स्ट्रीन को अगर हम ऐड करते हैं टू
टू स्टेबलाइज द फोम जो यहाँ से बनते हैं, CO2 जो फ्रोथ बनेंगे उसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज ग्लू एंड डेक्स्ट्रीन आर यूज्ड टू स्टेबलाइज द फ्रोथ। ठीक है, फ्रोथ या जो फोम बनेगा यहाँ से उस पर बात करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें एक और टर्म है दैट इज मॉर्डेंट्स। मॉर्डेंट, तो मॉर्डेंट्स क्या होते हैं? देखो, जब हम डाइस बनाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डाइस बनाई जाती हैं तो उनके लिए जो कोलाइड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है मॉर्डेंट्स। ठीक है, तो कोलाइड दैट यूज्ड टू फास्टन डाई इन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो हम लोग डाइस बनाते हैं उन डाइस को फास्टन मतलब उन डाई को ड्राई अप करने के लिए और उनका जो एक्शन है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, ज़्यादा मतलब वो बेटर तरीके से काम कर पाएँ, तो उसलिए हम लोग उनको कहा जाता है, उन टर्म्स को कहा जाता है मॉडरेंट्स। नाउ सम मोर थिंग्स लाइक कोलाइडल सोल ऑफ टिन। टिन आ गया, उसको कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ पे बोला जाता है? तो याद रखना कोलाइडल सोल ऑफ जो टिन होता है इट इज़ जनरली यूज्ड इन डिसीज लाइक काला आजार। तो इट इज़ यूज्ड इन क्योरिंग काला आजार डिसीज। ठीक है, कोलाइडल सोल ऑफ सल्फर। कोलाइडल सोल ऑफ सल्फर, सल्फर को कहाँ यूज़ करेंगे बेटा हम लोग? सल्फर जनरली यूज़ किया जाता है फॉर द स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, तो याद रखना इट इज़ यूज्ड फॉर स्किन या यूज फॉर क्योरिंग स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, और भी एप्लीकेशंस हैं लाइक कोलाइडल सोल ऑफ सिल्वर। इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है कोलाइडल सोल ऑफ सिल्वर। इसको कहा जाता है अर्गाइसोल। अर्गाइसोल, याद रखना व्हाट इज अर्गाइसोल? कोलाइडल सोल ऑफ सिल्वर। इट इज़ जनरली यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट्स। ठीक है, आइज़ में अगर डिसीज़ हो जाती है तो उनके लोशंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो इससे बनाए जाते हैं सिल्वर सोल्स के। तो इट इज़ यूज्ड इन आई लोशंस। ठीक है, अनदर थिंग पर्शियन ब्लू, बहुत बार आपने सुना होगा, दैट इज पर्शियन ब्लू। व्हाट इज पर्शियन ब्लू? पर्शियन ब्लू इज दैट इज फेरिक फेरोसाइनाइड का जो सोल होता है वो ब्लू कलर का होता है और उसे बोलते हैं पर्शियन ब्लू। बहुत प्यारा दिखता है, लैब में कभी टेस्ट करके देखना, आपको मिलता है तो। ठीक है, पर्शियन ब्लू, इट इज़ ब्लू कलर्ड सोल या ब्लू सोल ऑफ फेरिक फेरोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज Fe4 FeCN6 थ्राइस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज पर्पल ऑफ कैशियस। पर्पल ऑफ कैशियस तो बता दिया था आपको, दैट इज कैशियस क्या था? इट इज कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड। इसको कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, काफ़ी बार पूछा जाता है, आया भी एग्जाम्स में, तो इनको थोड़ा सा लर्न कीजिए, ज़्यादा बेटर है। अब बात करेंगे दैट इज़ प्यूरिफिकेशन की। तो बेटा इसको नोट डाउन करने के बाद में आप प्यूरिफिकेशन पे बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में ये आती है कि बेटा प्यूरिफाई कैसे करना है हमें, प्यूरिफाई करने के लिए क्या मटेरियल है हमारे पास। तो देखो बेटा, जब आपने प्रिपरेशन पढ़ा तो प्रिपरेशन पढ़ते वक्त, जैसे पेप्टाइशन का एग्जांपल लेता हूँ, तो पेप्टाइशन के दौरान आपके पास इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। वही इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या होंगे? वो इलेक्ट्रोलाइट्स आपका काम करेंगे एज अ क्या बोलते हैं हम उसको, सोल के अंदर इम्प्योरिटीज़ का काम करेंगे, तो उसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इम्प्योरिटी क्या थी प्यूरिफिकेशन के अंदर? जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो इम्प्योरिटी का काम करती हैं, जो सॉल्युबल फॉर्म में पड़ी रहती हैं। ठीक है, तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सोल से कैसे हटाते हैं, दैट इज़ द प्यूरिफिकेशन। जनरली दो मेथड यूज़ करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। नाउ सी, प्यूरिफिकेशन पे बात कर रहे थे हम लोग, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो प्यूरिफाई कैसे करना होता है। तो याद रखना कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, जो सोल हमने प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे, उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स।
और कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ये जो सॉल्युबल सब्सटेंसेज और जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मेथड्स आर कॉल्ड एज इम्प्योरिटीज। दीस आर जनरल इम्प्योरिटीज, इन्हीं को प्योरीफाई करना है और इन्हीं चीज़ को रिड्यूस या रिमूव करवाने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्यूरिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और रिमूविंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम द कोलाइडल सोल इज कॉल्ड एज प्यूरिफिकेशन। सो फर्स्ट आ जाता है दैट इज वी कॉल्ड एज डायलिसिस। डायलिसिस हमने किडनी में भी देखा, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होता है। तो याद रखना कि किडनी जो होती है इट्स फंक्शंस एज अ डायलिसर। तो व्हाट इज डायलिसर, पहले डायलिसिस को समझो। व्हाट इज डायलिसिस, द सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटी, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की आई हैं, ठीक है, उनको रिमूव करना, ठीक है, इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सोल पार्टिकल, रिमूव फ्रॉम द सोल पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये बात याद रखना कि उनकी अलग अलग रेट्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू पर्चमेंट और सेलोफेन मेम्ब्रेन और एनी SPM, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन्स होंगी जो सॉल्वेंट को अलाउ करेंगी बट सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती। जनरली क्या होता है वो कोलाइडल पार्टिकल्स को अलाउ करती नहीं है। क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके पार्टिकल साइज़ काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जो सॉल्वेंट होंगे उनके पार्टिकल साइज़ काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए वो आराम से पास हो जाते हैं वहाँ से। तो याद रखना दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सोल ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू पर्चमेंट मेम्ब्रेन or through cellophane membrane or any other selective permeable membrane is called as dialysis। और जो apparatus यूज़ करते हैं that is known as dialyzer। ठीक है, तो बात याद रखना जो apparatus हो रहा है जिसके अंदर सब कुछ बना है that is called as dialyzer। तो एक चीज़ और याद रखना बेटा यहाँ पर कि जो किडनी होती है, किडनी ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्ट एज डायलेसर, वो डायलिसर की तरह काम करती है। ठीक है, जो प्यूरिफाई करती है ब्लड को। किडनी का मेन काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना है। इसमें जो सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो इम्प्योरिटी का काम करती हैं, उनको बाहर निकालती है। लेकिन जो ब्लड के अंदर RBCs, WBC जो प्लेटलेट्स होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। जब किडनी फेल हो जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपकी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक होते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान करने स्टार्ट कर जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जनरली एक वो पर्चमेंट मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। वो आपकी सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है जो सॉल्वेंट को अलाउ करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को अलाउ करती है, क्योंकि उनके पार्टिकल साइज उसके पोर साइज से काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए अलाउ हो जाएंगे। बट जो बड़े पार्टिकल्स हैं लाइक RBC वगैरह वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। जनरली होता क्या प्रोसेस क्या है, जो इम्प्योर कोलाइडल सोल है उसको लिया जाता है एक बैग के अंदर, जो बैग पूरी तरह से बना होता है पर्चमेंट मेम्ब्रेन का या फिर सेलोफेन मेम्ब्रेन का। एक और मेम्ब्रेन याद रखिए, ठीक है। ये सेलोफेन मेम्ब्रेन और पर्चमेंट मेम्ब्रेन की खास बात है कि सॉल्वेंट और आइंस पार्टिकल्स को रिमूव कर पाएंगे। अब इस बैग में क्या करेंगे, हम डिस्टिल वाटर फिल करेंगे। जैसे फिल होगा तो सोल और डिस्टिल वाटर, देखो इसका पूरा डायग्राम देखिए आप। जैसे कंटेनर लिया आपने, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे मैंने वॉल पर एक बैग डाल दिया, इसको इस तरह से बैग हैंग कर दिया। ठीक है, अब इस बैग के चारों तरफ जो है वो किसकी लेयर बनी हुई है, दिस बैग इज सराउंडेड या मेड अप ऑफ द पर्चमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो बैग है बेटा ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन का बना हुआ बैग है, इस तरह से मान लीजिए आप। ठीक है, दिस इज पर्चमेंट मेम्ब्रेन। और इसके अंदर डाल दो आप कोलाइडल सोल जो भी आपने प्रिपेयर किया था। अब वो कोलाइडल सोल जो है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी हैं। दिस कोलाइडल सोल, ये आपका क्या है, कोलाइडल सोल है विद इम्प्योरिटी, इसके अंदर इम्प्योरिटी भी है। नाउ अब क्या होगा, यहाँ से बेटा पास करवाते हैं प्योर वाटर, यहाँ से प्योर वाटर पास करवाइए आप, डिस्टिल वाटर पास करवाइए। तो प्योर वाटर जैसे इसके अंदर आएगा और यहाँ से इसका आउटलेट दे देते हैं बाहर निकलने के लिए, क्या होगा भाई, वाटर तो अंदर जा सकेगा ना, वाटर तो इसके अंदर मूव करेगा, क्योंकि पर्चमेंट मेम्ब्रेन जो होता है प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उसके अंदर से आराम से अलाउ करेगा पास होने को। तो ये वाटर इसके अंदर जैसे आएगा तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं और जो छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो सोल के अंदर पड़े थे वो इस पूरे वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और डिज़ोल्व होने के बाद में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, द होल प्रोसेस कैन बी क्विकन अप, फास्ट अप किया जा सकता है अगर हम 2 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे पुट कर दें तो। एंड द प्रोसेस सेट टू बी इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, तो याद रखना इट कैन बी क्विकन अप by applying electric field around the parchment membrane।
एंड नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। देखो इसमें करते क्या है, ये तो जनरली क्या हुआ आपका डायलिसिस हुआ। डायलिसिस में क्या किया हमने, एक बैग लिया जो कि पर्चमेंट मेम्ब्रेन का बना हुआ है, इसके अंदर आपने कोलाइडल सोल को ले लिया जो प्रिपेयर किया था अलॉन्ग विद द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब जैसे प्योर वाटर में पास करेंगे, प्योर वाटर पर्चमेंट मेम्ब्रेन से पास होता हुआ अंदर चला जाएगा, ठीक है, और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उसके वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर, क्योंकि वाटर का फ्लो है इसकी वजह से बाहर निकल आएगी। फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग, इसको हम लोग स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी स्पीड अप और फास्टन बाय और क्विकन अप बाय इलेक्ट्रिसिटी। दो तरफ इलेक्ट्रोड्स लगा दो बेटा। जो भी चार्जेस, जैसे यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लगा दिया आपने, जैसे यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया आपने नेगेटिव से, ठीक है, तो होगा क्या, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनके पास भी तो कोई चार्ज होगा, वो चार्ज अपोजिटली एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और बाहर निकलेंगे पर्चमेंट मेम्ब्रेन से, और जैसे बाहर आ गए वाटर का फ्लो बना हुआ है बाहर निकल जाएंगे। सो द होल प्रोसेस हैड टू बी इलेक्ट्रोडायलिसिस। समझ में आई बात? तो दिस इज ऑल थिंग। वन मोर थिंग, ये जो मेम्ब्रेन जो हम लोग यूज़ करते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज जनरली नोन एज डायलाइसिंग मेम्ब्रेन। इनको हम डायलाइसिंग मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इट इज़ डायलाइसिंग मेम्ब्रेन। ये भी बेटा याद रखना, जो भी मेम्ब्रेन हम लोग जनरली यूज़ करेंगे उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, दैट इज डायलाइसिंग मेम्ब्रेन। समझ में आया? तो किस मेथड पे बेस्ड था ये? बेसिकली डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन क्या होता है, जहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट किया, बस और कुछ नहीं, एट सेम प्रेशर। प्रेशर का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऑलराइट, नाउ द सेकंड मेथड इज दैट इज अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। सो सेकंड मेथड आपका आता है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ या सॉल्युबल सॉल्ट कह दो या सॉल्युबल सॉल्यूट कह दो, ठीक है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बाय द मीन्स ऑफ अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन या अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब यहाँ बात आती है अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन की, अल्ट्रा फिल्टर पेपर की। इसको बनाया कैसे जाता है ये बात ध्यान रखिए। हम क्या करते हैं बेटा, नॉर्मल फिल्टर पेपर लेते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर के जो पोर साइज होते हैं दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब 1 माइक्रोन के आसपास होते हैं, जो कि काफ़ी बड़े होते हैं। इट इज़ नॉर्मल फिल्टर पेपर। अब इसको हम लोग 4%, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है, सॉल्यूशन 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन इथाइल अल्कोहल और ईथर, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट और ईथर की तरह सॉल्वेंट का काम करेगा, नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूट का काम करता है। अगर 4% नाइट्रोसेलुलोज को इथाइल अल्कोहल और ईथर में मिलाते हैं तो इसका जो पोर साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और पोर साइज़ रिड्यूस्ड होके अराउंड 1 नैनोमीटर के आसपास आ जाता है। एंड सच अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन। तो ये पेपर था तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर कह देता हूँ मैं, ठीक है। इसका जो पोर साइज़ है दैट इज पोर साइज इज रिड्यूस्ड, पोर साइज इज रिड्यूस्ड। कितना हो गया, 10⁻⁹ मीटर आ गया, मतलब 1 नैनोमीटर की रेंज में आ गया। अब देखो सेम काम हम लोग करते क्या आते हैं, जैसे हमने कोई कपड़ा लिया, ठीक है, दिस इज अ क्लॉथ, और इस पर इसको हनी में डुबा दिया आपने। तो हनी में जैसे डुबाओगे तो और उसको ड्राई अप करोगे तो क्या होगा बेटा, जो हनी के पार्टिकल्स हैं वो इसके यहाँ पे यूँ डिपॉजिट हो जाएंगे, इम्परमेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी थिकनिंग मटेरियल लेते हैं तो उसको पोर साइज़ को रिड्यूस करता है, तो वही काम यहाँ किया। और जो केमिकल हम लोग ने लिए हैं उस केमिकल को बोलते हैं हम लोग कोलाइडियंस। तो व्हाट इज कोलाइडियंस, ये बहुत बार पूछा गया है। तो व्हाट इज कोलाइडियंस, कोलाइडियंस क्या होते हैं, तो बेटा ध्यान रखिए, कोलाइडियन इज इट इज़ 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज, या सिंपल सेलुलोज भी बोल सकते हो, नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल और ईथर, ठीक है। इसे बोलते हैं कोलाइडिन। जनरली क्या काम करता है, इट जनरली हार्डन या पोर्स के ऊपर डिपोजिशन का काम करेगा। तो याद रखना, अगर हम इसको देखो, ये तो उसका डिपोजिशन हो गया, लेकिन इसको हार्डन किया जाता है
ठीक है, इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को हार्ड बनाया जाता है बाय फॉर्मल्डिहाइड। तो याद रखना, एक और पॉइंट याद रखिए आप कि इट इज़ हार्डन बाय डिपिंग इट इन फॉर्मल्डिहाइड, या फॉर्मलिन भी बोल सकते हो आप। फॉर्मलिन, व्हाट इज फॉर्मलिन? फॉर्मलिन इज 1 to 4% HCHO, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ HCHO, वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ HCHO को बोलते हैं हम लोग फॉर्मलिन, जिसके अंदर हम एनिमल्स को प्रिजर्व वगैरह भी रखने का काम करते हैं। ठीक है, बायो लैब में खूब सारे मिल जाते हैं आपको, एज अ जो आपके स्पेसिमेंस होते हैं उसको प्रिजर्व करने के काम आते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड में अगर उसको डालेंगे तो क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड इसको हार्डन कर देता है। तो बेटा याद रखना कि जनरली नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलाइडियंस, ये जो केमिकल है दिस इज कॉल्ड एज कोलाइडियंस, और इस कोलाइडियंस को हम लोग यूज़ करते हुए जो नाइट्रोसेल्यूलोज है वो डिपोजिशन हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ डिपॉजिट हुआ है अभी, ठीक है, उस गीला है अभी, उसको ड्राई अप करने का काम कौन करेगा? फॉर्मल्डिहाइड करता है या फॉर्मलिन करता है। तो फॉर्मलिन में डिप करेंगे तो वो हार्डन कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्यूरिफिकेशन ऑल्सो। तो प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन डन। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज़। तो इतना आप ढंग से एक बार याद कीजिए, फिर प्रॉपर्टीज़ पाएंगे। प्रॉपर्टीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी लेके जाती हैं। ऑलराइट, थैंक यू।